हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना में सत्ता की स्रोत क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता का लक्ष्य क्या है। तो सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग क्या हैं? सत्ता के स्रोत हैं। सत्ता का स्वरूप क्या है? तो सत्ता का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने का अंतिम अधिकार। बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने का अंतिम अधिकार क्या है? यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसी को बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आता है दूसरा, समाजवाद या समानता। समाजवादी क्या है? तो समाजवाद है या समाजवादी कहें या समानता कहें, ये क्या है? तो उत्पादन जो भी होगा, उत्पादन के जो संसाधन होगा, संसाधन का क्या होगा? न्यायपूर्ण वितरण। जो राज्य क्या करेगा? उत्पादन के जो संसाधन है उसका क्या करेगा? न्यायपूर्ण वितरण करेगा। दूसरा, गरीबी बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए। राज्य जो है क्या करेगा? गरीबी और बेरोजगारी को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करेगा। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सबके लिए क्या होगा? सभी को मिलना चाहिए। इसका राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। तीसरा है पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म। क्या होता है? यानी पंथ निरपेक्षता, जिसको हम लोग पहले धर्म निरपेक्षता बोलते थे, अब ये पंथ निरपेक्षता शब्द आ गया है। तो पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म क्या है? आज आप लोग बहुत सुनते होंगे बार बार न्यूज़ में, जो सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म होता क्या है? तो सेकुलरिज्म क्या कहता है? राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने का क्या करेगा? कार्य नहीं करेगा। राज्य जो है किसी धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेगी। सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। यानी कि ये नहीं कि किसी धर्म को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, किसी धर्म को दबाने का प्रयास करेंगे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वही है, सभी राज्य जो है सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। पंथ एवं धर्मों के बीच क्या करेगा? समन्वय बनाने का प्रयास करेगा। पंथ और धर्मों के बीच क्या करेगा? समन्वय बनाने का प्रयास करेगा। यही है, पंथ एवं धर्मों के बीच क्या करेगा? समन्वय बनाने का प्रयास करेगा। राज्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य में जो भी बुराइयां होगी, सामाजिक बुराइयां, उसको क्या करेगा? राज्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब आते हैं लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण किसने दिया है? आप लोग को जानते ही होंगे। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है। अब्राहम लिंकन ने इसे परिभाषित किया है। तो लोकतंत्र क्या कहता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए। अब्राहम लिंकन साहब क्या बोले? जनता का सबसे अच्छा परिभाषा ये, जनता के द्वारा और जनता के लिए। जनता के द्वारा जो होगा क्या, किस तरह से होगा? तो जनता के द्वारा सहभागी या सक्रिय लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र कहें या सक्रिय लोकतंत्र कहें। दूसरा, प्रतिनिधि लोकतंत्र या अक्रिय लोकतंत्र कहें। सहभागी या सक्रिय लोकतंत्र क्या होता है? इसमें जनता नीति निर्माण स्वयं करता है। जनता इसमें नीति निर्माण स्वयं करता है। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड यही है, सहभागी या सक्रिय लोकतंत्र है। और ये प्रतिनिधि या अक्रिय लोकतंत्र क्या होता है? इसमें होता है कि जनता जो है अपना क्या प्रतिनिधि चुनती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय जो है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए क्या करेगी? जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि लोकतंत्र या अक्रिय लोकतंत्र। जो भारत है, क्या भारत यही है। अब आते हैं गणराज्य या रिपब्लिक क्या है? तो गणराज्य का मतलब, गणराज्य हुआ देश का जो है प्रधान पद होगा। देश का जो प्रधान पद होगा वो राष्ट्रपति का पद होगा। और राष्ट्रपति जो होंगे उस पद पे आसीन जो होंगे, राष्ट्रपति महोदय, इस पद पे वो क्या होंगे? निर्वाचित व्यक्ति होंगे। ना कि वंशानुगत होंगे, यानी वंशावली, यानी उनके वंश से नहीं चलेगा,
जो निर्वाचित होकर व्यक्ति जाएंगे वही क्या बनेंगे, राष्ट्रपति महोदय बनेंगे। देश के किसी भी नागरिक को अधिकार है कि प्रधान पद पर वो आसीन हो सके। देश के किसी भी व्यक्ति का आगे इसमें जो है कुछ है, यानी किस तरह से कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है वो हम लोग राष्ट्रपति में देख लेंगे, लेकिन अभी इतना जानते हैं कि देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह प्रधान पद पर बैठ सकते हैं। और एक दोस्तों आता है टर्म क्या, सार्वभौमिक क्या है। सार्वभौमिक किसको बोलेंगे, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न होगा वही क्या होगा, सार्वभौमिक, उसी को हम बोलेंगे। अब आते हैं क्या है सत्ता का लक्ष्य। सत्ता का लक्ष्य क्या होगा, सत्ता का लक्ष्य क्या होगा, तो न्याय होगा, स्वतंत्रता, समता यानी समानता और बंधुता, ये सब क्या होना चाहिए, तो सत्ता का लक्ष्य होना चाहिए। तो सत्ता का लक्ष्य में क्या है, सामाजिक, जो सत्ता के लक्ष्य में न्यायिक जो लक्ष्य है, न्याय के लक्ष्य में क्या क्या होगा, तो न्याय में होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, सामाजिक और आर्थिक न्याय ये भाग 4 में DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व में आ गया। और ये राजनीतिक है, राजनीतिक न्याय किस में चला जाएगा, तो ये एक व्यक्ति एक वोट, आप सब जानते ही होंगे, अनुच्छेद 324 है। अब आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज़ का होगा, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता होगा। इसमें देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। तो जो है विचार अभिव्यक्ति की जो है किसमें, विचार और अभिव्यक्ति की यानी व्यक्तित्व विकास, विचार और अभिव्यक्ति क्या हो, व्यक्तित्व विकास, ये भाग 3 में चला जाएगा। आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 हो जाएगा इसका, विचार अभिव्यक्ति का भाग 3 में आ जाएगा। और विश्वास धर्म की उपासना, ये भी भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक होगा। और अब आते हैं समता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, इसमें जो है भाग 3 में भी 14 से 18 तक। अब बंधुता जानते, बंधुता राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना हो जाएगा। और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप सभी को याद ही होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। अब हम लोग प्रस्तावना में देख लिए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, भारतीय मतलब क्या, जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है, तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगर कोई पूछे भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, उस समय भी क्वेश्चन किया गया तो बेरूबाड़ी केस हुआ था 1960 में। बेरूबाड़ी केस 1960 में कहा गया नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर वाद विवाद होते रहा। फिर केशवानंद भारती केस हुआ कब, 1973। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन संभव है। प्रस्तावना में क्या है, संशोधन संभव है। कब कहा गया, केशवानंद भारती केस 1973। और बोला गया कब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो बेरूबाड़ी केस 1960। अब दोस्तों देखते हैं जो 3 शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समता। न्याय, स्वतंत्रता, समता ये कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ तो उसी की क्रांति से ये विचार लिया गया है, न्याय, स्वतंत्रता और समता। अब ये समाजवाद हम बताए थे आगे, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और ये अखंडता, ये तीनों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है प्रस्तावना में, 1976 में जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस समय कौन थी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या क्या है। अगले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे। तो धन्यवाद।